और जो T20 की लिस्ट जारी हुई उसमें पर कैपिटा इनकम जो है उसमें सबसे गरीब हम हैं, फिलीपींस के भी नीचे हैं जी। लेकिन ये ऐसा पेश किया गया कि जैसे ये मोदी साहब की वजह से पूरी दुनिया के लोग आ गए। इतना बेजा खर्च कि आप सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिला रहे हैं जी। और गरीब भूखों मर रहा है, गरीब की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं छुपाने के लिए कि हम कितने खुशहाल मुल्क हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन वहाँ जश्न मन रहा है। तो ये हज़ारों हज़ार करोड़ों का खर्चा करके सिर्फ एक आदमी को प्रोजेक्ट करने की बात की। हिंदुस्तान की जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, उसके हेड को दावत नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। G20 ख़त्म होने के बाद आपने देखा 2 दिन पहले जिस तरह से जश्न मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोला गया। यानी पूरी तरह से इलेक्शन में इस G20 को कैश करने के लिए मीडिया के जमावड़े के साथ ये पूरा जश्न मनाया गया। लेकिन इत्तेफाक से आपने देखा कि उस दिन जिस तरह से कश्मीर में एक बड़ा सानिया हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आए। G20 को लेकर जिस तरह से भारतीय मीडिया के ज़रिए जो चीज़ें दिखाई गई, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कितना फ़ायदा हुआ है भारत को। इतना बड़ा इवेंट हुआ, जो पहले से बजट तय था उससे 5-7 गुना पैसा उसमें खर्च हुआ, तो भारत के हिस्से में क्या आया, इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इस पूरे इवेंट का श्रेय मोदी को दिया जा रहा है, तो क्या भारत को मिला इस? यही एक सबसे बड़ा सवाल है शकील साहब कि हमें क्या मिला। एक तमाशा था और वो तमाशा ऐसे दिखाया गया कि जैसे कोई इतना बड़ा इवेंट है कि दुनिया के सारे लोग इकट्ठे हो गए, और इसमें क्या हासिल हुआ। एक चीज़ ये तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में हम मशहूर हैं कि हम बहुत गरीब मुल्क हैं, और जो T20 की लिस्ट जारी हुई उसमें पर कैपिटा इनकम जो है उसमें सबसे गरीब हम हैं, फिलीपींस के भी नीचे हैं जी। लेकिन ये ऐसा पेश किया गया कि जैसे ये मोदी साहब की वजह से पूरी दुनिया के लोग आ गए। हकीकत ये है कि ये जो ग्रुप है ये कभी G7 हुआ करता था, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, चाइना, जापान, अमेरिका, ये ममालिक जो इकोनॉमिकली बड़े साउंड थे, इसमें यह हुआ भाई डेवलप कंट्रीज़ को भी लाया जाए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी जोड़ा जाए। उसमें हमारा मुल्क भी आया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क ने पिछले दिनों बहुत तरक्की की, और इसका सारा श्रेय मनमोहन सिंह की वो पॉलिसी है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, जब उन्होंने इकॉनमी को ओपन किया। तो हमने दिल्ली में भी देखा कि दिल्ली वो दिल्ली नहीं था जो शीला दीक्षित के दौर में बन गया। ऐसा लगता था कि किसी नए शहर में आ गए। तो वक्त के साथ डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन इतना बेजा खर्च कि आप सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिला रहे हैं और गरीब भूखों मर रहा है, गरीब की झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही हैं छुपाने के लिए कि हम कितने खुशहाल मुल्क हैं। यहाँ तक कि शहीद, जैसा आपने कहा, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन वहाँ जश्न मन रहा है। ये मेरे अपने ख्याल से जो इलेक्शन का इनके पास कोई जगह रही नहीं है, और ये इलेक्शन में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इवेंट बनाते हैं और इसी को लेके ये चलेंगे। इनके पास कुछ और है नहीं। हाँ, अगर ये कहा जाए कि भाई हमने इतने पैसे खर्च किए और हमें इतना फ़ायदा हुआ, तो बात समझ में आती है। आज तक इसका ऐलान भी नहीं हुआ। ये ज़रूर पता लग गया कि जहाँ बजट प्रपोज़ किया गया था वो 1000 से कम का था, 700 था या 800 था। अब अनऑफिशियली ये कह रहे हैं कि 4500 खर्च हो गए। अभी तो राज खुलेगा। ये सिर्फ 2 दिन का खर्चा है, लेकिन यहाँ तो ये इवेंट पिछले 6-7 महीने से मनाया जा रहा है।
कश्मीर में मुख्तलिफ़ जगहों पे कभी जर्नलिस्ट बुलाए गए, कभी ह्यूमन दूसरी तरीके के लोग बुलाए गए। अगर ये पूरा एक्युमुलेट किया जाए तो ये हज़ारों हज़ार करोड़ों का खर्चा करके सिर्फ एक आदमी को प्रोजेक्ट करने की बात की। एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर समझनी चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो मुल्क की होती है। इन्होंने ये बात साबित कर दी कि ये बीजेपी का फंक्शन था, क्योंकि जब लीडर ऑफ अपोजिशन को आप नहीं बुला रहे हैं, हिंदुस्तान की जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, उसके हेड को दावत नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बदनुमा दाग है हमारे हिंदुस्तान की सियासत का। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के लिए अपना लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को बुला के भेजा था यूएन में। ये डेमोक्रेसी की पहचान है कि अपोजिशन का लीडर हमको यूएन में रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ अपोजिशन का लीडर मधु नहीं है। तो ये एक बीजेपी का इवेंट था। एक्चुअल होना ये चाहिए था कि ये मुल्क का इवेंट है, और इन्होंने इस मुल्क के इवेंट को पार्टी इवेंट बनाकर इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। आप सोचिए, जैसा आपने कहा कि वो शहीद हो गए, हमारे एक लफ्ज़ नहीं कहा गया सिवाय इसके कि साहब ये मोदी साहब का काम है। मैं समझता हूँ कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमने डिस्ट्रॉय न किया हो फॉरेन पॉलिसी के मसले पर। स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात जिस तरह से आ रही है, और सऊदी अरब भी उसमें आगे था। एक दिन रुके भी सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं बिन सलमान, और ये कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है तमाम यूरोपियन मुल्कों का, सऊदी अरब का, यूएई का, सबको मिला करके फिर इकनॉमी जो है वो एकदम ऊपर चली जाएगी। और जो एक कॉरिडोर पाकिस्तान में बनाया गया है चाइना के ज़रिए, ये उसका जवाब है। वो पाकिस्तान के लिए नहीं बना है। जो चाइना का कॉरिडोर है, जिस मीटिंग में मैं खुद भी गया था, मैंने रिप्रेजेंट किया उसको, और वहाँ पर 77 मुल्क के लोग रहबर आए थे, जिसमें उनका ये कहना था कि जो सिल्क रूट है, यानी जो पूरा जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ समंदर नहीं है। जो भी सप्लाई होती है वो बाई एयर होती है, उसकी कॉस्ट समंदर के कॉस्ट से बहुत गुना ज़्यादा है। उनका ये कहना था कि जो हमारा कल्चर है, हिंदुस्तानी तहजीब है, हमारी तारीख़ है हज़ारों साल की, जिसमें चाइना से और हिंदुस्तान से ट्रेड होता था, उस रूट को हम सिल्क रूट कहते हैं। तो चाइना ने ये प्रपोज़ किया कि हम सेंट्रल एशिया में, मिसाल के तौर पर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने नए शहर मुल्क बने हैं रशिया के छोड़ने के बाद, हम अगर नोएडा में एक कमीज़ बनाते हैं और उसको हम बाई ट्रक भेजते हैं, तो वो कमीज़ दुनिया के सारे लोगों को से सस्ती होगी मुल्कों से। उसमें हमारी इकानमी बढ़ती, हमारे ट्रेड बढ़ता, हमारी छोटी कंपनियां बढ़ती कि हम नोएडा और गुड़गांव में छोटे छोटे कारखाने खोले हुए हैं, और बाई ट्रक हम उनको वहाँ सेंट्रल एशिया में, जो इतना बड़ा खित्ता है, उसमें हमको फ़ायदा होना था। ये क्या कर रहे हैं, कॉरिडोर यूरोप के लिए बन रहा है, यानी यूरोप जो है वो हमारे मुल्क में आके उनका ट्रेड बढ़ेगा। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने जो रूट तैयार किया है, इसमें कितने साल लगेंगे, कब ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन भाई ये उन्होंने कहा कि हमने एक चीज़ हासिल कर ली कि जो चाइना सेंट्रल एशिया से और सेंट्रल एशिया से हमारे हिंदुस्तान के पूरे कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा था, उसको हमने नुकसान पहुंचा दिया। हकीकत ये है कि मैं उस कॉन्फ्रेंस में खुद ही गया था, मुझे बुलाया था उन्होंने, तो वहाँ मुझे ये लगा था कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, अब फ़ायदा जो है वो वाया पाकिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से न्यू दिल्ली तक ला रहे थे।
इन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तान को फ़ायदा है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। ये कमअक्ली की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलप कंट्री है और वहाँ 20 करोड़ की आबादी है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर डेवलप नहीं हुए तो डेवलपिंग कंट्री ज़रूर हैं। और 140 करोड़ के हम लोग हैं, तो हमसे वो क्या कॉम्पीट करते? सारी फैसिलिटी, सारी इकनॉमी हमारे हाथ में आती है। वो रास्ता बंद कर दिया उन्होंने और यूरोप के रास्ते पे चल पड़े। मैं समझता हूँ कि ये कोई कारनामा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को, चाइना को नीचे करना था, हिंदुस्तान उसमें शामिल हो गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया है इस कॉरिडोर को लेकर, बड़े खुश हैं, अमेरिका बहुत खुश है। इसीलिए क्योंकि इसमें सारा खेल इजराइल और अमेरिका का है। भाई आप सोचिए कि इससे पहले भी जब अमेरिका अभी पिछली बार गए थे तो बहुत बीजेपी ने बगलें दबाई बजाई और मोदी साहब का नाम चला, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका को ये मालूम है कि अब मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई है, तो अब लड़ाई किससे होगी? असलहा कौन ख़रीदेगा? अमेरिका की पूरी इकानमी असलहा बेचने पे एक बड़ी तादाद उनकी असलहा बेचती है और मिडिल ईस्ट के जो शेखडम हैं, जो शेख लोग हैं और जो पेट्रोल डॉलर की वजह से बड़े रईस बन गए हैं, उनको ये मशगला मिल गया है कि भाई हथियार ख़रीदो और लड़ो। जो आपने देखा यही वजह है कि सीरिया में, यमन में, लीबिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सब का बुरा हाल अमेरिका ने कर दिया इनके असलहों से। आज उनके एग्रीमेंट के बाद जब ये मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई ये असलहा तो ख़रीदेंगे नहीं, तब अमेरिका ने, इसराइल को इसमें बहुत नुकसान था उस कॉरिडोर से, इसलिए इसराइल के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, इसलिए कि अब हर रास्ता इसराइल से जाएगा और इसराइल जो है वो उसका फ़ायदा उठाएगा। तो हमने कभी दूरअंदेशी से काम लिया ही नहीं है। मुश्किल ये है कि जब नासमझ लोग हुकूमत पे काबिज़ हो जाएं तो फिर ये अंजाम होता है।